आज हम डिस्कस करेंगे AITS पार्ट 6। उसमें जो आपके बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन आए थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टर्म गिवन टू द लेफ्ट एंड राइट एंड्स ऑफ अ पॉलीसैकेराइड। लेफ्ट एंड राइट एंड्स ऑफ अ पॉलीसैकेराइड, ये देखते ही सबसे पहले एन टर्मिनल सी टर्मिनल फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आप करेक्ट कर देते हो, पर ऐसा नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पॉलीसैकेराइड का पूछा हुआ है। किसका पूछा हुआ है? पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, आर फॉर राइट एंड आर फॉर रिड्यूसिंग एंड। लेफ्ट एंड क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। ओके, so the correct option is left end is non-reducing and right end is reducing. Okay. Next question. Which of the following amino acid is formed when the hydroxymethyl is substituted from the R group in the given formula? मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड में क्या होता है, COH लगा होगा, NH2 लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, और यहाँ पर होगा वेरिएबल ग्रुप R। यहाँ पर होगा वेरिएबल ग्रुप R। अगर R इज इक्वल टू H है तो क्या हो जाएगा? ग्लाइसीन। ठीक है, अगर R इज इक्वल टू CH3 है तो हो जाएगा एलेनीन। अगर R इज इक्वल टू CH2OH है तो हो जाएगा सेरीन। यहाँ पर यही है CH2OH जो कि है हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? सेरीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली डिपिक्ट्स द गिवन स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन। ये डायग्राम आपकी NCERT का है, गिवन इन NCERT। ठीक है, इसमें आप देख रहे होगे ये कहीं ना कहीं पॉलीसैकेराइड का डायग्राम है। पॉलीसैकेराइड में आप ये देख रहे होगे कि यहाँ ब्रांचिंग भी दिखा रखा है। अगर ब्रांचिंग है तो स्टार्च या ग्लाइकोजन में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, पर क्योंकि डायग्राम आपकी NCERT में किसका दिया हुआ है? ग्लाइकोजन का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे? ग्लाइकोजन, जिसका काम क्या होता है? इट एक्ट एज फूड रिजर्व इन एनिमल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। ये मॉलिक्यूल किसका हो गया? क्या आपको यहाँ पर ये ग्लिसरॉल लगा हुआ दिख रहा है? ये एक फैटी एसिड हो गया, ये दूसरा फैटी एसिड हो गया। यहाँ पर फॉस्फोरिक ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, मतलब कि फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। मतलब कि ये क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड हो गया। फॉस्फोलिपिड कौन सा? लेसिथिन। और लेसिथिन कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लेसिथिन, अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, आइडेंटिफाई A एंड B। ये क्या होगा? क्या ये आपको 6 अमीनो प्यूरीन दिख रहा है? 6 पे क्या लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। कैसे नंबरिंग किया है हमने? 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 6 अमीनो प्यूरीन बहुत फेमस है, इसे हम कहते हैं एडेनिन। क्या कहते हैं? एडेनिन। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अब हम यहाँ पर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 पे ऑक्सी है, 4 पे ऑक्सी है, 2 4 डाईऑक्सी, 2 पे ऑक्सी 4 पे ऑक्सी, 2 4 डाईऑक्सी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूरासिल। ठीक है, ये हो जाएगा यूरासिल।
याद करने का तरीका क्या था? सबसे पहले आपको पिरिमिडीन रिंग लेना है, ठीक है। अगर आपको साइटोसिन बनाना है तो 2 पे ऑक्सी लगाना है, यहाँ NH3 लगाना है, NH2 लगाना है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, यूरासिल बनाना है, तो यूरासिल बनाने के लिए 2 पे भी ऑक्सी, यहाँ पर भी ऑक्सी। अगर आपको थाइमीन बनाना है तो यहाँ पर CH3 ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर आपको प्यूरीन बनाना है तो 6 पे अमीनो लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, एडेनिन बन जाएगा। अगर आप 2 पे ऑक्सी लगाते हो, 2 पे अमीनो लगाते हो एंड 6 पे ऑक्सी लगा देते हो, तो क्या बन जाएगा, गुआनिन बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये एडेनिन हो गया, ये यूरासिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक टेबल दी हुई है NCERT से, उसी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या सेलुलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? ये प्राइमरी मेटाबोलाइट भी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है, क्योंकि ये क्या है, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में दिया हुआ है आपकी NCERT में सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टेबल में, एज वेल एज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट भी है, ठीक है। क्या क्या होगा पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में, रबर, गम एंड सेलुलोज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोडीन हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, एल्केलॉइड है। एंथोसाइनिन क्या है, पिगमेंट्स है, ओके। फ्रक्टोज प्राइमरी मेटाबोलाइट है। विनब्लास्टिन ड्रग है, ये भी हो जाएगा। लाइसिन क्या है, अमीनो एसिड। तो कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4। करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। मूविंग ऑन, which of the following is not a secondary metabolite? Not a secondary metabolite, ठीक है। रबर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। मॉर्फिन एल्केलॉइड है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सर्क्यूमिन ये ड्रग है, ये भी है। ये क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। प्रोटीन्स प्राइमरी मेटाबोलाइट है। कैरोटेनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन पिगमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। कैरोटेनॉइड एंड एंथोसाइनिन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल से ये क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ से मिलता है हमें ये क्या है एक्चुअल में, पिगमेंट्स है, ठीक है। जितने भी पिगमेंट्स हैं, फ्लैवेनॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, पॉलीमरिक सब्सटेंसेज है, स्पाइसेस है, सेंट्स है, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट, consider the following statements. Primary metabolites are biochemical organic compounds including amino acid, sugars, etc. सही बात है, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, बायोकेमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। प्लांट टिश्यूज प्रोड्यूसेस ओनली लिखा हुआ है, ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये तो गलत बात है। प्राइमरी मेटाबोलाइट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास, माइक्रोब्स के पास एंड फंजाई के पास होता है, ठीक है। ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये गलत हो गया। एल्केलॉइड्स, फ्लैवेनॉइड्स एंड गम्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ना ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लेज नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस while secondary metabolites play their roles in host organism and have ecological importance. Which of the above statements are incorrect लिखा हुआ है, कौन कौन सा इनकरेक्ट है, बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ बेसिस, सेलेक्ट द न्यूक्लियोटाइड्स, सेलेक्ट द न्यूक्लियोटाइड्स दैट फॉर्म्स द DNA। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोसाइड के लिए सफिक्स हम यूज़ करते हैं, क्या क्या देख लेते हैं। अगर आपने लिया है प्यूरीन तो सफिक्स यूज़ होगा सीन, जैसे कि एडिनोसिन, ग्वानोसिन। अगर आपने लिया है पिरिमिडीन, ठीक है, तो सफिक्स यूज़ होगा डीन, जैसे कि साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। ये न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग हो गई, ठीक है। अगर आपने न्यूक्लियोटाइड बनाया है,
न्यूक्लियोटाइड में नेमिंग में ना आपको ये देखना है कि प्यूरिन है, ना आपको ये देखना है कि पिरिमिडीन है, आपको सिंपली ऐड करना है आइलिक एसिड। क्या ऐड करना है? आइलिक एसिड, ठीक है। जैसे कि एडिनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड। तो हम देख लेते हैं यहाँ हमें क्या पता करना है, न्यूक्लियोटाइड्स पता करना है। तो एडेनोसिन ना, साइटिडीन ना, एडिनाइलिक एसिड बिल्कुल ये हो गया, थाइमिडीन ना, यूरासिल ना, गुआनाइलिक एसिड, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉलीसैकेराइड। इंसुलिन इज अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इंसुलिन इज अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इंसुलिन क्या है? क्या है? पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज ये क्या है? प्रोटीन है ना, और हेट्रोपॉलीमर है अमीनो एसिड का। तो इसका क्या पॉलीसैकेराइड से कोई रिलेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये गलत हो जाएगा एंड ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज गिव्स नो कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन, सही बात है। स्टार्च गिव्स ब्लू कलर एंड ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर और रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। इन्यूलिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये भी सही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, सही बात है ये तो, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट ही चूज करना है, हाँ ये तो सही बात हो गई। सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज, ये भी सही बात हो गई। स्टार्च इज प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल टिश्यूज लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए? प्लांट टिश्यूज, ओके, प्लांट टिश्यूज होना चाहिए। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी गलत बात हो गई। किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ओके। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, बिल्कुल, और ब्लू कलर मिल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए, बी एंड ई इज करेक्ट, ए, बी एंड ई आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट सी एंड डी आर इनकरेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ओके। मूविंग ऑन। Which of the following correctly represent the group of proteins? Group of proteins, हमें इसमें से ढूंढना है कि प्रोटीन कौन कौन सा है, ठीक है। कोलाजन, ट्रिप्सिन, रिसेप्टर, साइटिडाइलिक, नहीं, गलत। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हाँ अमीनो एसिड है। प्रोटीन ढूंढना है ना हमें, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। प्लस लेसिथिन भी है ना। GLUT4 रिसेप्टर, इंसुलिन, कोलाजन, लेसिथिन, लेसिथिन वापस से आ गया, फॉस्फोलिपिड है ये। कोलाजन, GLUT4, ट्रिप्सिन, रिसेप्टर, एंटीबॉडी, ये सारा कुछ क्या है? प्रोटीन है। और सारा कुछ एक टेबल में दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है बिसाइड प्रोटीन टॉपिक, उसमें ये सारे लिखे हुए हैं NCERT में, ठीक है। मैंने आपको कराया, आपके नोट्स में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकरेक्ट मैच ऑफ कंपाउंड्स। ये किसका स्ट्रक्चर है? लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। क्या लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है, ये करेक्ट है। आपको क्या पता करना है? इनकरेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? एडेनिन का स्ट्रक्चर है, फाउंड इन DNA एंड RNA, ये भी सही है, ठीक है। ये ग्लूकोज है। राइबोज शुगर विच इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज अ हेक्सोज मॉलिक्यूल, ना। राइबोज शुगर ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये एक पेंटोज शुगर है। मतलब कितने कार्बन होंगे इसमें? 5 कार्बन होंगे। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और जो इनकरेक्ट है वही हमें चूज़ करना है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। राइबोज पेंटोज होता है, उसमें 5 कार्बन होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो ग्लूकोज का दिया हुआ है, विच इज़ अ हेक्सोज, जिसमें 6 कार्बन होंगे, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, ये किसका है? सेरीन का स्ट्रक्चर है। एल्कोहलिक अमीनो एसिड, हाँ एल्कोहल ग्रुप है। द आर ग्रुप कंटेन्स हाइड्रोक्सी मिथाइल, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
ओके। Which of the following is true about compounds present in acid soluble pool? They have molecular weight. क्या ढूंढना है हमें? करेक्ट ना? ट्रू। चलो, they have molecular weight ranging from 18 to 800 डाल्टन, बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सही है। दे आर टर्म्ड एज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। दे हैव मॉलिकुलर वेट 90K डाल्टन, मतलब 90,000 डाल्टन, बिल्कुल नहीं। दे हैव आयनिक चार्ज, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। कोलाजन क्या है? कोलाजन एक प्रोटीन है, गलत बात हो गई, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोलाजन, अच्छा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन, इंसुलिन एक्ट एज हार्मोन, ओके। ट्रिप्सिन इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल, ये भी गलत है। ये क्या है? ये एक एंजाइम है, और ये काम किसका है? ये काम है GLUT4 का, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म बायोमोलिक्यूल? दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यू। आपके NCERT में 2nd पेज पे 1st पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है, वो यही लाइन है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा। वो सिर्फ DNA या सिर्फ RNA है नहीं। चूज द पेयर विच करेक्टली डिपेक्ट्स द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये मैंने याद कराया था आपको क्लास में, ठीक है। इसका क्या क्या एग्जाम्पल मैंने आपको याद कराया था? मैंने आपको बताया था एरोमेटिक अमीनो एसिड है तो फिनाइल रिंग तो होगी ही होगी, यही है फिनाइल रिंग, ठीक है, गोल गोल फिनाइल रिंग दिख रही है। तो आपको इसमें 3 एग्जाम्पल याद करना था, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलानिन, ठीक है। टायर भी होता है गोल गोल, तो एरोमेटिक होगा वो अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन, फैन भी गोल गोल घूमता है, तो ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक अमीनो एसिड। फिनाइल एलानिन में तो चिल्ला चिल्ला के फिनाइल कह ही रहा है कि मेरे पास फिनाइल रिंग है, तो फिनाइल एलानिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइडेंटिफाई द ज्विटर आयनिक फॉर्म इन द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने ज्विटर आयन आपको क्या बताया था कि एक कार्बन होगा, ठीक है, जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम मॉलिक्यूल में मिल जाए, ठीक है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, ठीक है, दोनों चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में हमें मिल जाए, प्लस मॉलिक्यूल हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन, ठीक है। अब ढूंढ लेते हैं, इसमें प्लस चार्ज तो है पर यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज तो है पर यहाँ प्लस चार्ज नहीं है, पर यहाँ नेगेटिव चार्ज भी है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है, ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द होमोपॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मोनोमर्स वाले, ठीक है।
सुक्रोज नहीं, काइटिन ना, नैग हो जाएगा। स्टार्च इन्यूलिन फ्रक्टोज है। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, सब में जो मोनोमर है वो क्या है? ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज? ग्लूकोज, ग्लूकोज है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। In a protein structure, the first amino acid and the last amino acid are respectively called. First amino acid, मैंने आपको बताया था कि जब आप बना लोगे NH3CH C डबल बॉन्ड O NH, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और इधर R1 लगा है, फिर HR2, ठीक है। ये मान लो आपने एक चेन बनाई है और कंटिन्यू कर सकते हो। ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड बीच बीच में जो बना हुआ है, ये पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड। तो जो पहला अमीनो एसिड होता है उसका जो फर्स्ट टर्मिनल होता है, ठीक है, लेफ्ट टर्मिनल होता है, लेफ्ट टर्मिनल ये हो गया, ठीक है, ये राइट टर्मिनल हो गया, ये पहला अमीनो एसिड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको अमीनो ग्रुप दिख जाएगा तो इसे हम कहते हैं एन टर्मिनल, और इस अमीनो एसिड को हम कहते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। क्योंकि यहाँ एंड हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसीलिए इस टर्मिनल को हम और कहते हैं सी टर्मिनल, एंड इस अमीनो एसिड को, लास्ट अमीनो एसिड को हम कहते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट को हम कहते हैं एन टर्मिनल एंड सेकेंड को हम कहते हैं सी टर्मिनल। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन गिव्स अस अ 3D व्यू ऑफ अ प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सेकेंड पेज पे लास्ट सेकेंड लाइन, इस टर्शरी स्ट्रक्चर क्या देता है? 3D व्यू देता है प्रोटीन का, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर इनऑर्गेनिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल गलत बात है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो ए करेक्ट हो जाएगा, बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। द क्रेवाइस और पॉकेट ऑफ एन एंजाइम इन विच सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था ये कौन सा साइट हो जाएगा? एक्टिव साइट, ठीक है। एंजाइम में जो खाली जगह रहेगी उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in which way? Enzyme catalysts are smaller in size and lesser in weight in comparison to that of inorganic catalyst। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई ये सब बात नहीं है, ठीक है। Inorganic catalyst cannot work efficiently at high pressure, but enzyme catalyst can, बिल्कुल नहीं। Inorganic catalyst and enzymes both can work under high pH and temperature। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि inorganic catalyst जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, whereas एंजाइम्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर मतलब उनका पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, या फिर एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर बट एंजाइम कैटलिस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट फ्यू एंजाइम्स। एक्सेप्ट फ्यू एंजाइम्स क्यों लिखा हुआ है? ये किसकी बात कर रहा है? एंजाइम्स आइसोलेटेड from thermophilic organisms, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। अगर वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं मतलब उनकी बॉडी में रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। मतलब अगर इन लोगों से, इन ऑर्गेनिज्म से अगर हम कोई एंजाइम आइसोलेट करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे काम करने की क्षमता रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR, T फॉर थर्मस एंड AQ फॉर एक्वाटिकस, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड।
आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड इज कंपोज्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड नोन एज काइटिन। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है असर्शन। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये भी सही बात है। लेकिन क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट explanation of A. If both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A. Option number 2 correct हो जाएगा। ठीक है, मैच द कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 देख लेते हैं। इस साइड दी हुई कैटेगरीज और इस साइड एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एल्केलॉइड्स क्या क्या हो जाएंगे? एल्केलॉइड्स मॉर्फिन एंड कोडीन, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, टर्पेनॉइड्स क्या क्या होंगे जाएंगे? मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल से है, मोनोटर्पीन एंड डाइटर्पीन, तो 3rd हो जाएगा। टॉक्सिन क्या क्या हो जाएंगे? एब्रीन एंड रेसिन, तो ये हो जाएगा 2nd। एसेंशियल ऑयल क्या क्या हो जाएगा? लेमन ग्रास ऑयल, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 4, 3, 2, 1 ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट it is said that elemental composition of living organism and that of inanimate objects like earth crust are similar in the sense that all the major elements are present in both. Then what would be the difference in between these two groups? मैंने आपको बताया था सबसे पहली और दूसरी लाइन इस पूरे चैप्टर की। सबसे पहली लाइन ये थी कि जितने भी एलिमेंट्स आप में पाए जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, उतने ही एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाएंगे। ओके, पर कार्बन एंड हाइड्रोजन की मात्रा एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होती है। कौन कौन से एलिमेंट्स? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इंट्रोडक्शन में ये लास्ट की 2nd लाइन है। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर गोल्ड इन देम, नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देम, नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन हाइड्रोजन पर यूनिट मास दैन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, which of the following sugars have same number of carbon as present in glucose? ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो और किस में होते हैं? फ्रक्टोज में होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये दोनों क्या है? हेक्सोज हैं। ठीक है, in many of the carbon compounds in our body heterocyclic rings can be found. Refer to the given structures R and S and answer the following question. ठीक है, R ये क्या है? एडेनिन है एंड दिस इज यूरेसिल। ठीक है, ये एडेनिन है और ये यूरेसिल है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, बेटा न्यूक्लियोसाइड बनाना है, व्हाट विल यू ऐड इन द स्ट्रक्चर ऑफ R? R एक क्या है? पिरिमिडीन है, प्यूरीन है। R एक प्यूरीन है, मतलब कि नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में आप क्या ऐड कर दोगे? शुगर ऐड कर दोगे। ठीक है, कौन सा शुगर? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर ऐड करने पे क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन के तैयार हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको ऐड करना है? राइबोज शुगर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट अगर आप ऐड कर देते हो तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, कंप्लीट हो गया है हमारा डिस्कशन।